जय हिंद दोस्तों। एक समय था जब ₹1 की कीमत $1 थी। वो आज गिरकर ₹87 तक हो चुकी है। अगर हमने अभी करेक्ट मेजर्स नहीं लिए तो आगे जाके $1 की कीमत ₹100 तक पहुंच सकती है। और ये मजाक नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन भारत के लिए काफी सीरियस है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी रुपीज में इतनी गिरावट हो क्यों रही है? क्या इसके पीछे ट्रम्प जिम्मेदार है या कोई और रीजंस भी है? तो चलिए जानते हैं रुपीज और डॉलर का अब तक का पूरा सफर इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर बने रहिए। The Indian rupee hits a record low of 84.7 against the US dollar. The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. Rupee is on a free fall against the mighty dollar. The dollar could go to 114. The withdrawals from foreign investors have hit the currency, leaving the Indian rupee weaker and the US dollar stronger. 1947 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला तब $1 की कीमत ₹1 थी, क्योंकि तब हमारे पास कोई फॉरेन डेट्स भी नहीं थे और ब्रिटिश रूल के बाद हमें एक बैलेंस्ड इकोनॉमी मिली थी। उसके बाद 1950s और 1960s के बीच में भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए शुरुआत हुई। इसके लिए हमने फॉरेन कंट्री से लोन लेना शुरू कर दिया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको एक इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना, जिसके लिए हम टेक्निकल रिसोर्सेज और मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें। और उसके बाद 1966 में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमने रुपीस को डीवैल्यू कर दिया। डीवैल्यू का मतलब जो रुपये का एक्सचेंज रेट है उसे कम कर देना, ताकि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक कम दाम पे बेच सके। और इसी दौरान 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम ऐसे वॉर के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। इसके बाद हमने मिलिट्री पे खर्चा करना शुरू कर दिया और हमारा जो डिफेंस बजट है उसे भी बढ़ा दिया। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो और वीक हो गई थी, क्योंकि हमने जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा दिया था। और इन दो वॉर की वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और ट्रेड डिफिसिट बढ़ गया था। और ये भी बड़े रीजंस थे रुपये को डीवैल्यू करने के लिए। फिर आता है 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस, जहां हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हमें अपना गोल्ड रिजर्व तक गिरवे रखना पड़ा। और इसी दौरान लिबरलाइजेशन के टाइम रुपये फ्लोट करने लगा। सप्लाई और डिमांड के हिसाब से वैल्यू और गिरती रही और आज ये वैल्यू ₹87 तक पहुंच चुकी है। तो डॉलर दुनिया का डोमिनेंट करेंसी बना कैसे? 19th सेंचुरी के दौरान ज्यादातर कंट्रीज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करती थी, जहां पर करेंसीज की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से डिसाइड होती थी। और 1870s में डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया गया था, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी थी और यूएस की इकोनॉमी भी एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी थी। डॉलर के पहले ब्रिटेन पाउंड सबसे डोमिनेंट करेंसी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी ज़्यादा कमज़ोर हो गई और वो डेट में चले गए। और इस सब का फ़ायदा यूएस ने उठाया, क्योंकि वो इस वर्ल्ड वॉर के टाइम न्यूट्रल रहा और उसने यूरोप को लोन्स और वॉर सप्लाईज एक्सपोर्ट किए, जिससे यूएस की इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब यूरोप की इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो चुकी थी और वॉर ख़त्म होने से 1 साल पहले ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ 1944 में, जहां पर 44 नेशंस ने यह डिसाइड किया कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिस्टम है वो डॉलर बेस्ड होगी। ब्रेटन वुड के बाद यूएस सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर और लेंडर बन गया और कंट्रीज ने अपने फॉरेन रिजर्व्स डॉलर्स में रखने शुरू कर दिए और साथ ही साथ ऑयल और ट्रेड ट्रांजैक्शंस भी डॉलर्स में होने लगे थे। आज भी दुनिया का 60% से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर कवर करता है और मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। इसीलिए डॉलर एक स्टेबल और एक डोमिनेंट करेंसी मानी जाती है। रुपये की गिरावट के लिए क्या डॉलर की डिमांड ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या कोई और भी रीजन है? तो चलिए जानते हैं। इंडिया अपना 87% ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें इंपोर्टर को ज़्यादा पैसे देकर ऑयल खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपये में और फॉल देखने को मिलता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इंडिया क्रूड ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट करता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो डॉलर बैक्ड है। लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद अभी भी हम केमिकल, मशीनरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है और रुपये में और गिरावट होती है। लो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट कम होना, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो डिले हो जाते हैं और जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा अगर यूएस फेडरल रिजर्व उठाता है और वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस शिफ्ट कर देते हैं,
जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स ज़्यादा और सेफ होते हैं और इस वजह से हमारा FDI लो हो जाता है और रुपये पे प्रेशर बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं एक रिसेंट फैक्टर की जो रुपये के गिरावट के लिए एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो है ट्रम्प की मागा पॉलिसी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसमें ट्रम्प ने आते ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया है। जैसे कि H1B वीज़ा, ये वो वीज़ा है जिस पर US में स्किल्ड प्रोफेशनल्स जाकर काम कर सकते हैं और अगर इस वीज़ा पे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो जो इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स है उनका US में जाकर जॉब करना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से जो रेमिटेंस इंडिया में आता है वो कम हो जाएगा। और साथ में ट्रम्प ने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाएंगे, जिसकी वजह से US में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. जिसकी वजह से इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी को US में गुड्स और सर्विसेज बेचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको ये सब गुड्स एंड सर्विसेज हाई टैरिफ्स पे बेचने होंगे। और उसके साथ उन्होंने एक और अनाउंसमेंट कर दी कि वो वर्कर्स के टैक्स कम कर देंगे। अगर US में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होगा तो US के लोकल्स के लिए जॉब क्रिएशन और बढ़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं गिरते रुपये का असर भारत पर क्या होता है। डॉलर महंगा होने की वजह से जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो कॉस्टली हो जाते हैं और जितनी भी चीज़ें ऑयल पे डिपेंडेंट होती है वो सब महंगी हो जाती हैं। जैसे कि पेट्रोल, अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी जैसी चीज़ें की प्राइसेस बढ़ जाती है और इसका असर हमारे डे टू डे लाइफ पर होता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिजनेस लोन्स। इंडियन कंपनीज फॉरेन लोन्स लेती है और इसके बाद अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है तो वो रीपेमेंट कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनीज को लॉस झेलना पड़ता है और इसका इम्पैक्ट हर एक सिटीजन पे होता है और इन सब चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने होंगे, जैसे हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना होगा और ये सब करने के लिए हमें सबसे पहले टैक्स कम करने होंगे और बिजनेस सेटअप के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसे भी कम करना होगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना होगा। हमारे प्रोडक्ट्स जैसे हैंडलूम्स और स्पाइसेस उसको ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करना होगा। जैसे चाइना अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से सुपर पावर बना है, वैसे इंडिया को भी अपने एक्सपोर्ट्स की दम पर ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करना होगा। और साथ साथ हमें टूरिज्म पर भी फोकस करना होगा। जितने ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया आएंगे उतने ज़्यादा डॉलर्स आएंगे और रुपये और स्ट्रांग होगा। और हमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे फोकस करना होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, जिससे इंपोर्ट्स और फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी और रुपीस स्टेबल हो जाएगा। दोस्तों, ये रुपये और डॉलर का सफ़र हमें बहुत कुछ सिखाता है। गिरता रुपये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हमें अपनी इकोनॉमी सुधारनी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिया। जय हिंद।